ये आपको किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा लग सकता है। मैं अभी झरिया की उस जगह पर हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट ने रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। इसको पाताल लोक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लोग रात को अपने घरों में सोते तो हैं, पर इस डर के साथ कि कहीं वो सुबह तक पाताल लोक में समा न जाएं। जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आप नंगे पैर चलो तो आपके पैरों में मिनट भर में 2nd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगी पूरे 10 साल तक कम हो जाती है, कि मौत के किनारे रहना मंजूर है पर कोयले को छोड़ना नहीं। सोचिए, अगर आपके घर को एक बहुत बड़े तंदूर के ऊपर रख दिया जाए जिसमें हर वक्त आग लगी रहती हो। इंडिया के लाखों लोग ऐसे ही घरों में रहते हैं जिनके नीचे लगातार 100 सालों से आग जली हुई है। आज भी, इस वक्त भी। आज के एपिसोड में मैं आपको ले जाऊंगी द बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया में, जिसका नाम है झरिया। इसको पाताल लोक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। झरिया वो जगह है जहाँ पर ज़मीन हर वक्त धधकती रहती है, जहाँ चलने पर लोगों के जूते पिघलने लगते हैं और जहाँ पर लोग रात को अपने घरों में सोते तो हैं, पर इस डर के साथ कि कहीं वो सुबह तक पाताल लोक में समा न जाएं। झरिया में बहुत बड़े एरिया में लगी हुई है अंडरग्राउंड फायर, यानी कि ज़मीन के नीचे आग। ये कैसी दिखती है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ये वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि ये आग शुरू कैसे हुई। तो चलते हैं 1894 में। ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल रूल में यहाँ पर कोल माइनिंग स्टार्ट हुई। अब झरिया का कोयला था भी बहुत स्पेशल, कोकिंग कोल, जो कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। इस नज़र से ये इंडिया के सबसे प्रमुख कोल रिजर्व्स में से भी एक है। अब कोल माइनिंग में पैसा बहुत मिलता है, तो झरिया में अंधाधुंध कोल माइनिंग शुरू हो गई। ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस थे और ना ही कोई रूल्स, बस एक ही बात थी, खोदो धरती को और जितना कोयला निकाल सकते हो निकालो। 1916 में यहाँ लगी थी पहली बार अंडरग्राउंड फायर भौरा के कोयले की खान में, और एक बार जो ये आग लगी तो वहाँ पर सारी परतों में फैलती चली गई। एक बड़ा हादसा हुआ 1930 में, जब सेठ खोरा राम जी की खास झरिया माइन, जिसमें आग सालों से सुलग रही थी, उसने मिट्टी को खोखला कर दिया और वहाँ की ज़मीन एकदम से 18 फीट नीचे धंस गई। सेठ जी का खुद का घर भी उसमें स्वाहा हो गया और फिर आग का ये सिलसिला फैलता ही चला गया, कभी रुका ही नहीं। 1934 में नेपाल बिहार में आया एक भयंकर अर्थक्वेक, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर की परतें हिल गईं और ये आग और भी जगह पर फैल गई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1970 तक ये आग करीब 18 स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुकी थी, और आज 2026 में भी वो आग अभी भी जल रही है और यहाँ की ज़मीन को जला जला कर खोखला कर चुकी है, जिसकी वजह से खेत बंजर हो गए हैं। घर, स्कूल, बिल्डिंग्स ये ज़मीन में धंस रहे हैं 110 साल कंटिन्यूअसली। मैं अभी झरिया की उस जगह पर हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट ने रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर ज़मीन की सतह से 10-11 मीटर नीचे करीब 700 डिग्री सेल्सियस की आग जल रही है, जिसकी वजह से सतह का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आप नंगे पैर चलो तो आपके पैरों में मिनट भर में 2nd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ज़मीन में दरारें दिख रही हैं। यहाँ से आपको अंदर सुलगता हुआ कोयला भी दिख सकता है। रात में ये बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। ये पीछे आपने सुना, ये ब्लास्टिंग का सायरन है। मतलब यहाँ पर कोयले की खदानों में ब्लास्ट होने वाला है। रोज़ दोपहर को 2 बजे यहाँ पर ब्लास्ट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी तपती जगह पर लोग रहते कैसे हैं। वाकई इसको समझना और इस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। बाहर ज़मीन का टेम्परेचर है करीब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर लोगों के हालात हैं, घरों में एसी या कूलर होने का तो सवाल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा मिलेगा,
और नेचुरली वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत ही गर्म हवा फेंकता है। दीवारों में, फर्श में दरारें हैं जिसकी वजह से नीचे की गर्मी ऊपर आती रहती है और मॉनसून में पानी नीचे चला जाता है जिसकी वजह से इन घरों में धुआं भर जाता है। फिर भी ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं खाना पकाते हैं, यहीं सोते हैं और यहीं अपने बच्चों को पालते हैं। पर हाँ, ये सोचना बहुत ही दर्द देता है कि ये लोग ऐसी कंडीशंस में भी कैसे रह लेते हैं। झरिया में सूरज निकलने से पहले ही वहाँ के आदमी और औरत कोयले की खानों की तरफ चल पड़ते हैं और उनके बच्चे वो आपको सड़कों पर मिलते हैं, स्कूलों में नहीं। वो भी माइंस की तरफ ही चलते हैं जहाँ पर ब्लास्ट के बाद कोयले के टुकड़े उन्हें मिल जाते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि उनके हाथ में किताब की जगह टोकरी होती है और पेंसिल की जगह कोयला। यहाँ माइनिंग रिलेटेड एक्सीडेंट्स इतने कॉमन हैं कि लोग इसको नॉर्मल मानने लगे हैं और यहाँ के लोग बड़ी ही सहजता से कह देते हैं कि जहाँ आप खड़े हैं वो ज़मीन अगले ही पल धंस सकती है और आपकी ज़िंदगी खत्म हो सकती है। ये दिन की कहानी थी। अब देखते हैं कि रात को झरिया कैसा दिखता है। ये आपको किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा लग सकता है जहाँ पर ज़मीन ग्लो करती है हर वक्त और ये कई सालों से यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे दरारों में आपको नीली पीली रोशनी भरी हुई दिखेगी और अगर आप वहाँ पर और मेरे पीछे ध्यान से देखें तो उस दरार में से आपको आग की लपट भी निकलती हुई नज़र आ रही होगी। झरिया की कुछ अंडरग्राउंड फायर्स सैटेलाइट इमेजेस में भी स्पेस से कैप्चर की गई हैं। अब ज़रा सोचिए, ऐसी पातालनुमा धरती पर जहाँ पर हर समय आग धधकती हो, लोग रोज़ रोज़ रात को सो जाते हैं ये जानते हुए भी कि उनसे कुछ फीट नीचे ही आग जल रही है। शायद हर रोज़ उनके मन में ये खौफ होता होगा कि अगले दिन वो जिंदा जगेंगे भी कि नहीं। अब झरिया का ये सीन सिर्फ आंखों को डरा देने वाली बात नहीं है। इस ज़मीन पर रहने का, यहाँ सांस लेने का इंसान की सेहत पर, उसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। झरिया की हवा और पानी भी जहरीले हो चुके हैं। यहाँ की हवा दिल्ली की हवा से कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पर फिर भी नेशनल लेवल पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। यहाँ की हवा में वो सब कुछ घुला हुआ है जो इंसान के लंग्स के लिए बेहद खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। यहाँ की हवा इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड से 3 से 4 गुना ज़्यादा खराब है और WHO के स्टैंडर्ड से 16 गुना। यानी कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है सांस लेने के लिए दुनिया भर में, झरिया की हवा में हम वो 16 बार पार कर चुके हैं। और नतीजा, यहाँ हर दूसरा इंसान खांसता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे बाकी शहरों में सर्दी जुकाम कॉमन होता है, आम होता है, झरिया में TB आम है, झरिया में अस्थमा आम है। यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगी पूरे 10 साल तक कम हो जाती है, सिर्फ यहाँ सांस लेने की वजह से। अब प्रॉब्लम सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। झरिया की ज़मीन के नीचे का पानी भी जहरीला हो चुका है। उसमें भारी धातुओं और हानिकारक तत्वों की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। जो ज़मीन कभी फर्टाइल थी वो बंजर हो चुकी है। अब ये समस्या झरिया की समस्या से भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि झरिया की हवा में जो हार्मफुल गैसेस हैं वो आसपास के इलाकों में भी पहुंच जाती हैं। धनबाद जो वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ की हवा में झरिया से रिलीज हुए पोल्यूशन का असर साफ दिखता है। अगर कहें तो झरिया का 250 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया एक जहरीली चादर में लिपटा हुआ है। ऐसी अंडरग्राउंड फायर्स सिर्फ इंडिया के झरिया में ही नहीं है, और देशों में भी है। और हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर उन देशों की सरकारों ने क्या किया। तो पहले बात करते हैं सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका की। 1962 में वहाँ भी एक अंडरग्राउंड कोल फायर शुरू हुई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा टाउन खाली कर दिया। हर फैमिली को कॉम्पनसेशन मिला, हर घर को रीलोकेट किया गया। आज सेंट्रेलिया एक घोस्ट टाउन है और वहाँ कोई नहीं रहता। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का बर्निंग माउंटेन। यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी आग है।
ये 6000 साल से लगी हुई है, पर यहाँ पर कोई रहता नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। पर हमारा झरिया, यहाँ पर अभी भी रिस्क जोन में लाखों लोग रहते हैं। तो सवाल ये है, क्या झरिया की आग बुझाई जा सकती थी? और अगर हाँ, तो फिर ये बुझी क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने झरिया की आग बुझाने की कोशिश ही नहीं करी, पर यहाँ की आग का स्केल, मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि यहाँ पर काबू पाना असंभव सा ही हो गया है। सरकार ने पहले यहाँ पर पानी डालकर देखा, जो ज़मीन के नीचे चला गया। फिर रेत, सीमेंट, क्ले को पंप किया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर नाइट्रोजन गैस पंप की, ये सोचकर कि ये बहुत ही ठंडी गैस है, ये ऑक्सीजन को हटा देगी और इसकी वजह से आग बुझ जाएगी। कुछ जगह काम आया, पर पूरे एरिया के लिए फिर भी पॉसिबल नहीं हुआ। सब कुछ ट्राई किया, पर ये आग है जो बुझती ही नहीं। पर एक बात है कि एक समय था जब ये 18 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी 77 खदानों में। 2020-21 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली है, करीब 27 खदानों में। वैसे यहाँ के लोग कहते हैं कि अभी भी कम से कम 70 जगह पर चल रही है। आग को पूरी तरह बुझाने के तमाम असफल प्रयासों के बाद सरकार ने भी मान लिया 1997 में कि इस आग को पूरी तरह बुझाने का कोई भी साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है लोगों की जान बचाने का, और वो है उन्हें रीलोकेट करना। पर क्या ये इतना आसान है? 2009 में सरकार ने बनाया झरिया मास्टर प्लान। 595 डेंजरस साइट्स को आइडेंटिफाई किया। 25,000 घर बनने थे। झरिया से करीब 10 किलोमीटर दूर बेलगारियां बनाया गया, जहां पर नई बिल्डिंग्स बनाई गई। बिल्डिंग्स तो बना दी, पर वहां पर फैसिलिटीज नहीं थी। न काम था, न बस थी, न बाजार था, और न ही वहाँ कोई हॉस्पिटल था। जो वहाँ गए भी, उनमें से बहुत से लोग वापस आ गए, कोयला चुनने, खदानों में काम करने, धधकती हुई ज़मीन पर रहने। और 2021 में झरिया मास्टर प्लान एक्सपायर हो गया। करीब 1.5 लाख फैमिलीज आज भी झरिया के रिस्की जोन में रहती हैं। वो कहीं और जाना ही नहीं चाहते। कोई कहता है कि कोयले से कम आमदनी तो है, चाहे कितना भी खतरनाक हो। पुनर्वास के बाद कमाई का क्या साधन होगा, ये तो पता ही नहीं है। तो कोई कहता है कि मौत के किनारे रहना मंजूर है, पर कोयले को छोड़ना नहीं। और यही झरिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और इसलिए 2025 में एक नया प्लान आया। इस बार सिर्फ घर का ही नहीं, बल्कि काम का भी आश्वासन मिला है। 1 लाख का ग्रांट, 3 लाख का लोन और स्किल ट्रेनिंग। कागज़ों पर ये प्लान पिछले वाले प्लान से कहीं बेहतर है, पर कागज़ों पर प्लान तो झरिया के लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं। और सच तो ये है कि ज़मीन पर आग अब भी लगी हुई है। सोचते हैं एक बार, अगर ये यूएस का सेंट्रेलिया होता तो 1962 में ही इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया होता, लोगों को वहाँ से हटाकर। पर ये तो झरिया है। यहाँ पर लोग सालों से जलती तपती धरती पर जी रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जब एक ब्लास्ट होता है तो लोग बड़ी सहजता से कहते हैं कि ये ब्लास्ट तो कल वाले ब्लास्ट से ज़्यादा बड़ा था। ये वो जगह है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हाथ में पेंसिल की जगह कोयले के टुकड़े उठाते हैं, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। इंडिया का स्टील, इंडिया की बिजली, इंडिया की तरक्की, बहुत कुछ झरिया के जलने की वजह से है। यहाँ के लोग जैसे एक नर्क में जी रहे हैं, पर बावजूद इसके इनके बारे में ना तो कोई मांग है, ना कोई आवाज़ है, और ना ही कोई हल्ला है। आप क्या सोचते हैं, क्या झरिया के लोगों को वहाँ से कम्प्लीटली जल्द से जल्द शिफ्ट कर देना चाहिए, या वहीं पे झरिया की ज़मीन पर ही कोई परमानेंट सॉल्यूशन फिर से ढूंढना चाहिए? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इंडिया के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग, अनसेटलिंग बातें भी पसंद हैं, तो हमारे चैनल द अननोन इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुँचे, और हमारे वेबसाइट www.theunknownindia.com को विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं।